Hello friends, this is Mohammad Shawiz and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study World। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है और उसका संतुलन क्या होता है। यानी उपभोक्ता को पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद ये देखेंगे कि संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता जो है वो मान लीजिए किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं तो उनका प्रयोग या फिर उपभोग जिसके द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी उपभोक्ता है, जब वह किसी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उपयोग करता है या उपभोग करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ये था हमारा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर क्या होता है। अब बात करेंगे हम संतुलन। तो संतुलन क्या होता है, तो संतुलन एक ऐसा बिंदु है जिस पर किसी उपभोक्ता द्वारा कोई किसी वस्तु के उपभोग से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वह स्तर क्या कहलाता है, हमारा संतुलन यानी कि बैलेंस। यानी वो एक ऐसा बिंदु है जिससे कोई भी उपभोक्ता जिसे किसी भी वस्तु के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है वह उस बिंदु से हटना नहीं चाहेगा। ठीक, तो मान लीजिए जैसे कि कोई उपभोक्ता है जिसका ये हमारा किसी उपभोक्ता की बजट लाइन है, ठीक है, तो उसका संतुलन इस बिंदु पर है जिस पर उसे सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो अब वह इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि वह इस बजट लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहेगा क्योंकि वह इसके बजट से बाहर है, और ना ही वह इस बिंदु से पीछे आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह मान लीजिए यहाँ संयोग को चुन लेता है तो ये उसकी बजट लाइन के अंदर है, यानी कि इस बिंदु पर वह अपनी पूरी आय व्यय नहीं कर रहा है जिससे कि उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए वह किस बिंदु पर रहना चाहेगा, हमेशा इस बिंदु पर, यानी इसे हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम यानी ई। तो वो हमेशा इस ई बिंदु पर रहना चाहेगा क्योंकि यहाँ से उसे सर्वाधिक यानी कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये था हमारा संतुलन। तो हमने क्या देखा, इन दोनों ही टर्म्स को जब हमने समझा तो इसमें एक मेजर पॉइंट्स निकल के आया हमारा कि उपयोगिता यानी कि संतुष्टि, तो वह क्या होती है। तो किसी भी मतलब हम उपभोक्ता संतुलन को समझने या पढ़ने के लिए सबसे पहले हम किसको समझेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी क्या होती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे या फिर हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता रखती हो, तो हम कह सकते हैं कि वह जो वस्तु होगी उसमें उपयोगिता का गुण होगा, यानी कि वह वस्तु जो है वो उपयोगिता पूर्ण होगी। ठीक है, तो यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का उपभोग पर कोई व्यय किया जाता है, ठीक है, या मतलब उसकी अपनी आय खर्च करता है, तो उसके बदले में उस वस्तु से जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है यानी कि जो उसे उपयोगिता प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, हमारी यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसके मैंने 10 रुपये में खरीदा, तो अगर मुझे उस वस्तु से 10 रुपये की यानी कि 10 यूटिल्स की यूटिलिटी या संतुष्टि प्राप्त होती है तो मैं कहूँगा कि वह उपयोगिता है उस वस्तु की। कितनी? 10 यूटिल्स की। ठीक है, तो उपयोगिता में जो है एक बात ध्यान रखने की होती है कि उपयोगिता जो होती है वह जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो ज़रूरी नहीं कि वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो, क्योंकि
जो हमारी उपयोगिता है वे एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक विषयनिष्ठ अवधारणा है, जिसमें क्या होता है कि जिसका मतलब है कि उपयोगिता जो है वे पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं टाइम टू टाइम चेंज होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि इस समय यानी कि अगस्त या सितंबर का महीना है, तो हमारा यूपी क्षेत्र जो हमारा मान लीजिए वेस्ट यूपी है, इस समय यदि किसी व्यक्ति को लिहाफ दिया जाए ओढ़ने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ इतना ठंडा मौसम नहीं है, नॉर्मल गर्मी ही है लगभग, तो अभी किसी वस्तु को अगर लिहाफ ओढ़ने के लिए दिया जाए तो उसके लिए वह जो लिहाफ है या वो जो वस्तु है उस समय वो इतनी उपयोगी नहीं होगी। जबकि यदि इसी समय पर किसी मतलब मान लीजिए सियाचिन या फिर हम कह सकते हैं लद्दाख वगैरह में किसी व्यक्ति को वही लिहाफ दिया जाए या वही वस्तु दी जाए तो उसके लिए वो बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि वहाँ इस समय सर्दी का मौसम है। तो हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है वे पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उपयोगिता जो है ये हमने समझी। तो इकोनॉमिक्स में जो है यानी कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता जो है उसके दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, मतलब माने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे अपनी उपयोगिता के दृष्टिकोण को, यानी कि यूटिलिटी अप्रोचेस को, जो कि दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है कार्डिनल अप्रोच। नंबर 2 पे होती है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को परंपरागत दृष्टिकोण, गणवाचक दृष्टिकोण और मार्शेलियन दृष्टिकोण भी कहते हैं, यानी मार्शेलियन अप्रोच। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है इसे मॉडर्न यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण तथा हिग्सियन, जो कि हमारा शास्त्री है प्रोफेसर हिग्स, इनके आधार पर हिग्सियन दृष्टिकोण के नामों से भी जाना जाता है। तो ये है हमारी उपयोगिता की दोनों प्रकार की अप्रोचेस, यानी कि कार्डिनल अप्रोचेस एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। तो हम कार्डिनल अप्रोचेस को इन नामों से भी जानते हैं, जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण, गणवाचक दृष्टिकोण और मार्शेलियन दृष्टिकोण। ऐसे ही ऑर्डिनल अप्रोच को किस नामों से जानते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण और हिग्सियन दृष्टिकोण। तो जो कार्डिनल अप्रोचेस है उसको हम मार्शेलियन दृष्टिकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई थी? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। ऐसे ही ऑर्डिनल अप्रोच को हिग्सियन दृष्टिकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई थी? प्रोफेसर हिग्स के द्वारा। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच जो है उसमें मार्शल ने क्या बताया कि जो हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी कि जिस वस्तु से हम उपभोग करने से हमें जो भी उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि मार्शल ने क्या बताया कि उपयोगिता जो है वह क्या है? मात्रात्मक है। ऐसे ही ऑर्डिनल अप्रोच में हिग्स ने क्या बताया कि जो उपयोगिता है यानी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली जो उपयोगिता या संतुष्टि है उसे हम माप नहीं सकते, यानी कि ये इसकी बिल्कुल उल्टी है। इन्होंने क्या बताया कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, बल्कि उसे अपनी पसंदगी यानी कि अपनी चॉइस के आधार पर उसको एक क्रम प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उसे एक क्रम में लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फल हैं या फिर बहुत सारे कोई भी वस्तुएं हैं, जिसमें से मुझे कोई फल ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको 1 नंबर पे रखूंगा, उससे कम पसंद को दूसरे नंबर पे। तो इसी तरह से और जो भी वस्तुएं हैं उनको मैं क्रम प्रदान कर सकता हूं। तो ये दृष्टिकोण किसका था? हिग्स का। ठीक है, तो मार्शल ने क्या बताया कि उपयोगिता को हम
एक इकाई में नाप सकते हैं। तो वो किस इकाई में नापने को बताते हैं कि हम उपयोगिता को यूटिल्स में नाप सकते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता को मापने की इकाई मार्शल ने क्या बताया, यूटिल्स। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि मार्शल द्वारा उपयोगिता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यूटिल्स। ठीक है, तो इसी अप्रोच के अंतर्गत मार्शल ने एक और नियम का भी प्रतिपादन किया था जिसे हम कहते हैं डीएमयू, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें मार्शल ने क्या बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग निरंतर करते जाते हैं, यानी लगातार करते रहते हैं, तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है वो हमारी क्या हो जाती है, घटने लगती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर डीएमयू। ठीक है, तो ये जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता, जिसे हम डीएमयू कहते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएमयू को फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने कहा है। ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन की संज्ञा डीएमयू को किसने दी है। तो जो प्रोफेसर एच गोसेन है, उन्होंने डीएमयू को क्या कहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, तो प्रोफेसर एच गोसेन द्वारा क्या कहा गया है, डीएमयू को फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्डिनल अप्रोच। इसी में मार्शल ने उपयोगिता के दो टाइप्स बताए हैं, जिसमें पहली आती है हमारी टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, और दूसरी है हमारी एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। तो पहली हमारी होती है कुल उपयोगिता, जिसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, कुल उपयोगिता। ठीक है, दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता। दो टाइप बताए हैं मार्शल ने। नंबर 1 पे है कुल उपयोगिता, दूसरा हमारा है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, और ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जिसे एमयू कहते हैं और इसे टीयू। ठीक है, तो मार्शल ने दो तरीके की हमारी उपयोगिता बताई, एक होती है कुल उपयोगिता और एक होती है हमारी सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी एमयू, इसे बोलेंगे हम टीयू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता को। ठीक है, तो यानी कुल उपयोगिता क्या होती है, तो कोई भी एक वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से, यानी कि कोई भी एक वस्तु है उसके बार बार प्रयोग करने से, यानी उसकी विभिन्न इकाइयों का, यानी मान लीजिए एक मार्कर है, फिर दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, चौथा मार्कर, इस तरीके से विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो भी संतुष्टि या फिर उपयोगिता प्राप्त होती है, उसके कुल जोड़ को यानी कि सम टोटल्स को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। ठीक है, कि इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है जो कि किसी एक वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, तो पहली इकाई का जब वो उपभोग करता है तो उससे कितनी 100 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। ठीक है, अब वे उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उससे उसे 80 यूटिल्स की
क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। इसके बाद ऐसे ही तीसरी करता है तो 50 यूटिल्स और चौथी करता है तो 20 यूटिल्स। तो हम यहाँ ध्यान रखने की बात ये होती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का निरंतर प्रयोग करता है यानी कि लगातार प्रयोग करता है, तो जो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वह निरंतर क्या होने लगती है, घटती रहती है, यानी कि वह समान नहीं रहती, वह घटती जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं पहली रोटी खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा उससे क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। दूसरी खाऊंगा तो उससे थोड़ी और कम, तीसरी खाऊं उससे और कम, और यदि मैं 4 रोटी खाता हूं तो चौथी रोटी पर मुझे संतुष्टि पूरी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि सबसे कम संतुष्टि जो है मुझे चौथी रोटी पर मिल जाएगी। तो इस तरह से जो हमें 4 रोटियों से जो मुझे कुल यानी कि टोटल, यानी कि एक से मान लीजिए 100 मिली, दूसरे से 80 मिली, तीसरे से 50 मिली और चौथे से 20 मिली, तो टोटल मिला के ये 250 यूटिल्स की जो मुझे है उपयोगिता प्राप्त हुई। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता। ठीक है, तो इसे हम एक टेबल में देख सकते हैं किस तरह लगाते हैं। तो हम देखते हैं अपना उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की पहली इकाई से यानी एक इकाई से, पहली इकाई से कितनी मिलती है उपयोगिता, 100 यूटिल्स। ठीक है, और उसने जब दूसरी इकाई का उपभोग किया तो उसे कितनी मिली, 80। ठीक है, यूटिल्स। ठीक है, तीसरी पे 50 यूटिल्स। ठीक है, और चौथी पे 20 यूटिल्स। ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए एक टेबल प्रिपेयर करें। हमारी ये वस्तु की इकाई और ये है कुल उपयोगिता। ठीक है, तो जो पहली इकाई है उससे कितनी मिल रही है, 100 यानी कि 100 यूटिल्स। ठीक है, और जैसे ही वो दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे कितनी मिलती है, 80। तो अब हम कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो 100 + 80, तो दूसरी इकाई से उसे कितनी मिलेगी, यानी कि 180। तो इसका मतलब क्या है कि पहली से उसे 100 मिल चुकी है और 80 और मिली, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 180। अब जैसे ही भी तीसरी इकाई का उपभोग करेगा तो उसे कितनी मिल जाएगी, तो पहले 80 मिली थी, उससे पहले 100 और अब 50 और मिल गई, तो कितनी हो गई, 230। यानी कि इससे उसे केवल कितनी मिली, 50, लेकिन टोटल मिला के हमारा हो गया 230। ऐसे ही जब फिर चौथी इकाई का उपभोग करेगा तो उसे कितनी मिलती रही है, 20। तो 230 में हमारे 20 प्लस होंगे ये चौथी इकाई से, तो ये हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा कुल उपयोगिता कितनी होगी, 250 होगी, यानी कि 250। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पहली इकाई से 100 + 80 + 50 और +20। ठीक है, तो 180, 230 और 250, तो कितनी यूटिल्स मिले हमें उपयोगिता, 250। तो ये क्या कहलाती है, हमारी कुल उपयोगिता। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं क्लास में सुबह सुबह आया। ठीक है, तो मैंने आते ही 1 कप जो है चाय ली, तो मुझे उससे मान लीजिए 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिली। उसके थोड़ी देर बाद ही, मतलब तुरंत, मैंने फिर 1 कप और चाय ले ली, तो क्योंकि मुझे पहले वाले कप में ज़्यादा उपयोगिता मिली थी तो दूसरे से कुछ कम, यानी कि मुझे मान लीजिए 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिली। अब इसके तुरंत बाद ही मैंने तीसरी कप भी चाय ले ली, तो क्या हुआ कि मेरी उपयोगिता जो मुझे पहले 10 फिर 8 मिली थी, तो तीसरे कप से मुझे जो उपयोगिता मिलेगी वो और कम मिलेगी, यानी कि अब मान लीजिए वो मुझे मिली 5। तो मेरी कुल उपयोगिता यानी तीनों कप से मिला करके मुझे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, 10 + 8 + 5, तो यानी कि कुल मिलाकर के मुझे 23 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई। तो ये इस तरह होती है हमारी कुल उपयोगिता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट उपयोगिता, यानी कि दूसरे प्रकार को, यानी दूसरे टाइप्स को, जिसे कहते हैं हम सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम देखेंगे अपनी दूसरी उपयोगिता
के प्रकार को यानी कि सीमांत उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? तो किसी एक वस्तु यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उस वस्तु की कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन या जो भी चेंज आता है तो वह क्या कहलाती है? हमारी सीमांत उपयोगिता। यानी कि किसी, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका एक के बाद एक निरंतर प्रयोग हो रहा है या उपभोग हो रहा है, तो उसकी जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा वह हमारी क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए, इसे भी हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे एक उपभोक्ता है, उसने पहली इकाई का उपभोग किया तो उसे 100 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, ठीक है। तो उस समय हमारी जो सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 100 होगी, क्योंकि उसकी जो टोटल यूटिलिटी कितनी है? 100 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो पहली इकाई पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? टीयू के बराबर, यानी कि 100 ही रहेगी। अब जैसे ही वह दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो मान लीजिए उसे दूसरी इकाई से 80, ठीक है, 80 यूटिल्स की क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 100 + 80 यानी कि 180। तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी होगी कि जो पहले उसकी उपयोगिता 100 थी और उसके प्लस यानी कि कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 180। तो जो 100 से 180 हुई, तो जो अंतर है 80 का यानी कि 80 का जो अंतर है वही हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ऐसे ही अब वो तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे मान लीजिए 50 यूटिल्स मिलते हैं, जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा। तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 230, ठीक है, 230 यूटिल्स, ठीक है। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? तो जो पहले कितनी थी पिछली इकाई पर 180, तो अब हो गई 230। तो इसमें कितना चेंज आया? 50 का यानी 50 का। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस समय कितनी होगी? ओनली 50। ऐसे ही जब वो चौथी इकाई का यानी कि फोर्थ इकाई का यूज करेगा तो उसे मान लीजिए 20, पहले की तरह 20 यूटिलिटी मिलती है, तो 20 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उसका टोटल हो जाता है यानी कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है हमारी? 250 यूटिल्स, ठीक है। तो अब जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो हमारी जो पहले 230 यानी कि 230 थी वह अब हो गई 250। तो जो इनके दोनों के बीच का गैप है यानी कि जो 20 यूटिल्स का जो गैप है वही हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो इसे भी हम एक टेबल्स के थ्रू समझेंगे, जैसे हमने पिछले इसमें समझा था कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो पहली हमारी है, यहाँ वस्तु की इकाई आएगी, ठीक है, वस्तु की इकाई। दूसरे पर है हमारी कुल उपयोगिता, ठीक है, जिसे हम टीयू कहते हैं या टोटल यूटिलिटी। दूसरी हमारी सीमांत उपयोगिता, ठीक है, जिसे एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता ने पहली इकाई का उपभोग किया, ठीक है, तो उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? टोटल 100, ठीक है। तो क्योंकि उसकी कुल उपयोगिता पहली इकाई पर 100 है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ये 100 ही है पहली इकाई पर, तो इसलिए सीमांत उपयोगिता भी हमारी कितनी होगी? 100, ठीक है। अब जैसे ही वह दूसरी इकाई का उपभोग करता है और उससे मान लीजिए उसे 80 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है, तो हमारी यहाँ कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 180 यानी कि 180 यूटिल्स। तो अब जो हमारी मार्जिनल जो उपयोगिता है वो कितनी होगी? इस 180 में से ये जो हमारे 100 है इसको हम माइनस करें तो कितनी आएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी? 80, ठीक है। ऐसे ही जब वह तीसरी का करेगा उपभोग और उसे मिलती है 50 यानी 50, तो 180 में 50 जोड़ करके वो उसकी कितनी हो जाती है? 230 कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी?
क्योंकि पिछली हमारी जो टोटल यूटिलिटी है 180 है और अब हो गई 230, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 50। ठीक है, तो ऐसे ही चौथी इकाई पर उसको मिलती है मान लीजिए 20, तो ये हो जाती है बढ़ करके 250। और तो हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी 250 में से 230 माइनस किए तो कितनी हो गई 20। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की सारणी है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता में जो मतलब अगली इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में अंतर आता है, यानी कि जैसे 100 से 180 हुई तो जो कि 80 का अंतर आया वह हमारी क्या कहलाएगी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो ये हमारे यूटिलिटी के जो मार्शल द्वारा दिए गए थे हमारे दो प्रकार सीमा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कंप्लीट हुए। तो एक हमने बीच में अभी जिक्र किया था जो मार्शल द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं कि वह क्या होती है। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने एक और प्रकार यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता, जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है कहते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रोफेसर एच गोसेन द्वारा क्या कहा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, या फिर कह सकते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गोसेन द्वारा क्या कहा गया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, यानी डीएमयू को। ठीक है, क्या कहा है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये जो नियम है यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जैसे जैसे किसी उपभोक्ता द्वारा किसी एक वस्तु का किसी समय पर लगातार उपभोग किया जाता है, तो जो उसकी प्रत्येक अगली इकाई है, यानी कि एक इकाई का उपभोग किया उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो उससे जो अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वे क्या होती जाती है, घटती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। और यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता है हमारी, वे एक संतुष्टि जो हमारी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है उस पर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और यदि उसके बाद भी उस वस्तु का उपभोग किया जाता है, यानी एक अगली और इकाई का उपभोग किया जाता है, तो क्या हो जाता है, ये जो सीमांत उपयोगिता है हमारी वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम एक टेबल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी टेबल्स है, जिसमें पहली वही वस्तु की इकाई, ठीक है, ये कुल उपयोगिता, ठीक है, ये हमारी सीमांत उपयोगिता, इसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 100, और सीमांत यूटिलिटी यानी वो सीमांत उपयोगिता 100 ही रहेगी, क्योंकि ये पहली इकाई का उपभोग है। अब जैसे ही वे दूसरी करता है तो हो जाती है बढ़ करके 180, और सीमांत उपयोगिता हमारी हो जाती है 80। ठीक है, थर्ड पे हो जाती है 230,
और ये हो जाती है 50, ठीक है। इसके बाद फोर्थ 250 और यहाँ 20। तो यहाँ तक हमने अपनी पिछली टेबल्स में देखा था। तो अब घटती हुई सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है कि यहाँ तक तो उसे संतुष्टि प्राप्त है। अब इसके बाद भी अगर वह 5वीं ले रहा है इकाई मान लीजिए, तो उसे किसी प्रकार की भी कोई भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, यानी कि कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसे मान लीजिए 0 यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। जब उसकी कुल टोटल यूटिलिटी 5वीं इकाई पर क्या रहेगी, 250 रहेगी, तो उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ ये है उसकी पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, यानी कि पूर्ण संतुष्टि का। यानी इससे आगे अगर यदि वे मतलब उपभोग करता है तो क्या होगा, जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वे क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में आ जाएगी। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 6ठी इकाई का उपभोग करता है तो ये रह जाती है घट करके टोटल 30 to 40, यानी कि उसे 10 यूटिल्स की क्या होने लगती है, अब असंतुष्टि प्राप्त हो रही है। मतलब उसको संतुष्टि तो नहीं मिल रही, उसके बजाय और क्या मिल रहा है उसको, और असंतुष्टि मिल रही है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो अगर मैं 4 रोटी मैंने खा ली तो वो मुझे वहाँ पूर्ण संतुष्टि मिल गई। इसके बाद यदि कोई मुझे इंसिस्ट करके 5वीं रोटी देता है और मैं उसको खा लेता हूँ तो मुझे उससे कोई संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है। तो वो मेरी स्थिति कौन सी है, ये 5वीं वाली, ठीक है, जिससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। तो मेरी सीमांत उपयोगिता उस समय कितनी होगी, 0। अब मान लीजिए कोई मेरा और कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, वो जबरदस्ती करके यानी कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर करके मुझे एक और अगली इकाई यानी अगली रोटी खाने के लिए इंसिस्ट करता है। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो पूर्ण तृप्ति यानी पूर्ण संतुष्टि हो गई थी, तो उसके बजाय अब क्या होगा कि हो सकता है मुझे उसके खाने से उल्टी आ जाए, या फिर मुझे और असंतुष्टि पैदा हो जाए, या बदहजमी हो जाए, इस टाइप से कुछ भी, मतलब पेट खराब हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जो कि मुझे असंतुष्टि प्रदान करे। तो वह क्या कहलाएगी, हमारी घटती हुई सीमांत उपयोगिता, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही अगर इसके बाद भी अगर कोई उपभोक्ता अगली इकाई का उपभोग करता है तो उसकी मान लीजिए ये हो जाएगी 220। अगर उसे 20 यानी 20 यूटिल्स की और असंतुष्टि प्राप्त होती है तो वो क्या होगा कि उसकी कुल उपयोगिता भी घट करके क्या हो जाएगी 220। तो ये थी हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में यानी कि दोनों में क्या संबंध होता है। तो यानी रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसको जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है उसके जो है वो 3 लेवल होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है धनात्मक उपयोगिता, दूसरी हमारी होती है शून्यात्मक या फिर शून्य उपयोगिता, तीसरी हमारी होती है ऋणात्मक उपयोगिता, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता के ये 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उपयोगिता, दूसरा है शून्यात्मक या शून्य उपयोगिता, और तीसरी ऋणात्मक उपयोगिता। तो धनात्मक उपयोगिता क्या होती है कि जब किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग करने से जहाँ तक संतुष्टि प्राप्त होती रहती है, यानी कि जिस लेवल तक उसे वस्तुओं के उपभोग से लगातार उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती रहती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं कि पहली इकाई पे उसे 100 मिली, दूसरे पे 80 मिली, तीसरे पे 50 हुई, चौथे पे 20 हुई, तो यहाँ तक उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये जो हमारा 4 इकाइयों का उपभोग का क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक है।
उपयोगिता। ठीक, अब शून्य या फिर शून्यात्मक उपयोगिता क्या होती है कि जब उपभोक्ता को उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से के उपभोग करने से किसी भी प्रकार की संतुष्टि ना हो या किसी भी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त ना हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है हमारी शून्य सीमांत उपयोगिता की। तो जैसे कि दिख रहा है टेबल में कि जैसे ही उसने 5वीं इकाई का उपभोग किया तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई 0। तो ये हमारी सीमांत किस टाइप की सीमांत उपयोगिता कहलाती है, शून्य सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो ये जो हमारा शून्य वाला है तो ये कहलाता है शून्य सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब तीसरी जो हमारी प्रकार है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, यानी कि जब किसी उपभोक्ता को उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वह संतुष्टि न होकर के असंतुष्टि के रूप में प्राप्त हो, यानी कि जो उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है वह उसे असंतुष्टि प्रदान कर रही है, तो वह उपयोगिता हमारी क्या कहलाती है, ऋणात्मक उपयोगिता। यानी कि संतुष्टि के स्थान पर वह उसे और ज़्यादा असंतुष्ट कर रही है, तो वह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जैसे उसने 6ठी इकाई का उपभोग किया तो उसकी -10 जो यूटिल्स है यानी कि असंतुष्टि है, और जैसे ही उसने 7वीं इकाई का उपभोग किया तो -20 जो है यूटिल्स हम उसकी असंतुष्टि को दर्शा रहे हैं। तो ये जो 2 इकाइयों का उपभोग उसने किया तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, ठीक है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो ये हुई हमारी सीमांत उपयोगिता के जो 3 टाइप्स होते हैं कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। यानी कि जहाँ तक उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती रहे वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है, और जब उसे किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त न हो तो शून्य सीमांत उपयोगिता, और जब उसकी संतुष्टि असंतुष्टि में बदल जाए तो वह क्या कहलाती है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के मध्य यानी TU और म्यू यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य क्या संबंध होता है। तो इसे हम पहले रफ कर लेते हैं। तो इसके कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के मध्य जो है वो 3 तरीके के संबंध होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे 3 स्थितियां हैं जो इन दोनों के संबंध को समझाती हैं या बताती हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के। तो सबसे पहले हमारी है कि जब TU यानी कि कुल उपयोगिता जो हमारी ये TU है वह बढ़ती हुई होती है, यानी कि कम अंतर से यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती हुई यानी कि ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है, तो उस समय MU जो है हमारा वो क्या होता है, घटता हुआ यानी गिरता हुआ होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी रेखा दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, एक्स अक्ष जो है हमारा इससे ऊपर है, तो इसलिए ये कैसी है, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जब TU यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है पर डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है, रेट से, तो हमारा MU क्या होता है, उस समय MU जो है वो फॉल करता है, लेकिन पॉजिटिव हो। कैसे फॉल करता है, धनात्मक रूप में, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष से ऊपर है। तो जैसे आप देख रहे हैं पहली स्थिति कि जैसे जैसे TU बढ़ रहा है तो MU क्या हो रहा है, पहली स्थिति में गिर रहा है, लेकिन धनात्मक रूप से। अब देखेंगे हम दूसरी स्थिति यानी कि दूसरा इनमें क्या संबंध है। तो दूसरा होता है हमारा कि जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। तो जब TU अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उस समय MU जो होता है हमारा वो कहाँ होता है, शून्य यानी कि बिल्कुल एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब TU जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, तब MU क्या होता है हमारा 0, ठीक है, किसके बराबर होता है, 0 यानी कि शून्य। जो आप देख रहे हैं कि TU हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर है और MU जो है हमारा किस पर है, एक्स अक्ष पर यानी कि शून्य पर, ठीक है। तो ये हमारी हुई सेकंड स्थिति, इसे हम कहेंगे फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी सेकंड स्थिति हो गई यानी संबंध हो गया। तीसरा क्या है कि जब
हमारी कुल उपयोगिता यानी कि टीयू जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट से गिरने लगती है, यानी कि नीचे की ओर झुकने लगती है, तो उस समय एमयू क्या होता है, वह एक अक्ष से नीचे की ओर चला जाता है, यानी कि वह ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ -10 और -20 जो कि हमने टेबल्स में देखा था, तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी एक्स अक्ष से नीचे चला जाता है। तो ये हमारा तीसरा संबंध है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब टीयू जो है हमारा गिरने लगता है यानी फॉल होने लगता है, तब हमारा एमयू जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये थी हमारी कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध, यानी कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि जब टीयू फॉल करेगा, टीयू अप करेगा यानी कि ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा डिक्रीजिंग रेट से, तो उस समय एमयू जो है हमारा वो गिरता हुआ होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। और जब टीयू हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय एमयू जो है हमारा वो क्या होगा, शून्य पर होगा, यानी कि एक्स अक्ष पर होगा। और जैसे ही हमारा टीयू फॉल करने लगेगा यानी कि गिरने लगेगा नीचे अपने हाईएस्ट पॉइंट से, तो एमयू जो होगा वो हमारा एक्स अक्ष से नीचे चला जाएगा यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे टीयू और एमयू के मध्य संबंध। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन क्या होता है, और इन दोनों के विश्लेषण से जो एक मेजर टर्म निकला हमारा उपयोगिता, यानी कि उपयोगिता क्या होती है। तो अब हम इन तीनों को मिलाकर के समझेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, यानी कि किन स्थितियों में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो उपभोक्ता के संतुलन की हम दो स्थितियों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहली हमारी स्थिति है कि जब उपभोक्ता, ठीक है, जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग करे, एक ही वस्तु का उपभोग करे, मतलब देन कंज्यूमर यूज्ड अ सिंगल कमोडिटी, तो उस समय उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है जब उपभोक्ता दो वस्तुओं या दो से अधिक, क्योंकि ग्राफ पे केवल दो ही वस्तुएं हम दर्शाते हैं, तो दो वस्तुओं का उपभोग करे, यानी देन कंज्यूमर यूज टू कमोडिटी। ठीक है, तो ये हमारी दो स्थितियां हैं जिसमें एक कंज्यूमर किस अवस्था में संतुलन की स्थिति में होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग करे। ठीक है, तो जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग करता है, यानी कि जब वह सिंगल कमोडिटी का यूज़ करता है, तो उस समय क्या मानकर चला जाता है कि जो वो उपभोक्ता है वह अपनी सारी आय, यानी कि जो उसकी संपूर्ण आय है, वो किस पर खर्च करता है, केवल एक ही वस्तु पर खर्च करता है। तो सिंगल कमोडिटी का जो केस होता है उसमें उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है कि जब MUX यानी कि बराबर हो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि जो एक्स कमोडिटी है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो बराबर होगी वो उस वस्तु की कीमत के बराबर होगी, तब उपभोक्ता जो है वो किस स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। यानी कि किसी एक्स वस्तु की कीमत जो है वो बराबर हो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के, तो उस स्थिति में जो उपभोक्ता होगा सिंगल कमोडिटी के केस में वह कैसा होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। इसको हम एक ग्राफ और तालिका से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी तालिका है, यह है वस्तु की इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है, और ये हमारी प्राइस है। ठीक है, और ये हमारी MU है। ठीक है, MUX यानी कि इस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। तो पहली से
मिल रही है 10 रुपये उसका मूल्य है, तो उसे संतुष्टि मिल रही है 12 रुपये की। ठीक है, दूसरी उसने उपभोग किया तो उससे 10 ही रुपये प्राइस है, क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट रखा गया है तो इसलिए उसे मिली 11। ठीक है, और अगली इकाई से उसको मिली 10 रुपये रेट है और तो उसको मिली 10, और इसके बाद वो उपभोग करता है तो मिलती है उसे 9, और फिर 5वीं इकाई से मिलेगी उसे 8। ठीक है, तो जैसे ही उपभोक्ता किसी पहली इकाई का उपभोग करता है, या मान लीजिए मैं हूँ किसी वस्तु को, इसका प्राइस 10 रुपये है, तो उस समय मुझे पहली बार उपभोग करने से कितनी की यूटिलिटी मिलती है? 12 की। ठीक है, तो जैसे ही मुझे 12 मिल रही है, यानी कि मुझे ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? तुरंत ही अगली यूनिट का उपभोग करने लगूंगा या अगली यूनिट खरीदूंगा। तो प्राइस दोनों सभी का सेम है, तो उससे फिर मुझे कितनी मिलेगी? क्योंकि एक नियम मैंने अभी बताया था आपको कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता, यानी कि जैसे जैसे वस्तुओं का निरंतर या लगातार प्रयोग किया जाता रहेगा या उपभोग किया जाएगा, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो अब जैसे ही एक से दूसरी इकाई पर पहुंचे तो प्राइस तो सभी का सेम है, तो उससे जो मिलेगी यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 11 यानी कि 11। और जैसे ही वह फिर तुरंत तीसरी इकाई को खरीदता है या उपभोग करता है तो उसे कितनी मिलेगी? 10। ठीक है, यानी 10। और यदि इसके बाद वे खरीदे तो उसे मिलेगी 9, और उसके बाद मिले तो 8। तो ये जो हमारी स्थिति है, ये 2 टर्म्स और ये जो हमारे 2 टर्म्स हैं, तो ये जो है ये हमारा MU यहाँ पर जो है वो बड़ा किससे है? प्राइस से, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है उससे ज़्यादा उसको संतुष्टि मिल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वो संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। ऐसे ही दूसरी स्थिति देखें तो इसमें भी प्राइस से ज़्यादा उसको संतुष्टि मिल रही है, यानी कि उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ भी जो उपभोक्ता है वो संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। तो फिर इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि जब प्राइस चौथी इकाई का उपभोग कर रहा है तो उस समय उसे 10 रुपये जब वो खर्च कर रहा है तो उसे जो उपयोगिता मिल रही है वो 9 रुपये की मिल रही है, यानी कि जो उससे कम मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि MU जो है हमारा MUX वो छोटा है किससे? प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ भी उपभोक्ता जो है वो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। ऐसे ही 5वीं स्थिति में जब वो 10 रुपये खर्च कर रहा है तो उसे कितनी मिल रही है उपयोगिता? 8 यूटिल्स की मिल रही है, तो यहाँ भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो तीसरी इकाई है ये एक ऐसी इकाई है जहां उपभोक्ता को 10 रुपये खर्च करने पर 10 यूटिल्स की ही क्या मिल रही है? संतुष्टि। तो यहाँ जो होगा वो उपभोक्ता हमारा क्या होगा? यानी कंज्यूमर जो है वो क्या इसमें होगा? इक्विलिब्रियम, क्योंकि 10 रुपये खर्च करने पर उसे 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिल रही है, तो उपभोक्ता ऐसी स्थिति में क्या होगा? साम्य की यानी कि संतुलन की स्थिति में होगा। इसे एक ग्राफ द्वारा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा OY एक्स है, इस पर प्राइस है। ठीक है, चूँकि प्राइस कांस्टेंट है तो मान लिया ये हमारा 10 रुपये प्राइस है। ठीक है, प्राइस जो है हमारा ये 10 रुपये रख दिया है। ठीक है, और ये जो हमारी है मान लीजिए MU रेखा है। ठीक है, MU किसे? MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की वक्र है या रेखा है। तो ये जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि 10 रुपये की उस पर उसे 10 यूटिल्स की उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पर उपभोक्ता जो है वो किस पे होगा? अपने साम्य की अवस्था में, यानी कि संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये थी हमारी पहली स्थिति जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग करे, यानी कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यूज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी दूसरी स्थिति, यानी कि जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करे तो वह संतुलन की स्थिति में कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करे तो वह संतुलन की स्थिति में कैसे होगा। ठीक है, तो इस नियम के जो हैं कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि हम प्रोफेसर H. गोसेन हैं, उन्होंने इस स्थिति को क्या कहा है? H. गोसेन ने, जैसे कि उन्होंने पिछली हमारी एक स्थिति थी, यानी कि उपयोगिता का एक प्रकार था, यानी कुल उपयोगिता, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन कहा था। तो इस स्थिति को उन्होंने क्या कहा है? सेकंड
लॉ ऑफ कंजम्पशन या फिर सेकंड लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, ये पूछ सकता है, जैसे कि पहले मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने कहा है, तो ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन को भी पूछ सकता है कि किस स्थिति को या किसके बारे में एच गोसेन ने सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन की संज्ञा दी है। तो जब दो उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करे तो ऐसी स्थिति को एच गोसेन ने क्या कहा है, सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि त्यागता का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि त्यागता का सिद्धांत जो क्या कहता है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु की, जब वो दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो उसमें से यदि एक वस्तु में वृद्धि करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, अपनी दूसरी वस्तु के त्याग करना होगा, यानी उसकी कुछ मात्रा को उसे त्याग करना होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करे तो वह संतुलन की स्थिति में कब होता है, तो वह संतुलन की स्थिति में तब होता है जब MUX अपॉन PX बराबर हो MUY अपॉन PY, यानी कि जब PX यानी X वस्तु की कीमत से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो Y वस्तु के पर किए गए व्यय की, यानी कीमत की से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के। ठीक है, तो इसकी कुछ स्थितियाँ उसमें एग्जाम्स में पूछ लेता है, यानी कि ये तो संतुलन की स्थिति है, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। मान लीजिए ये पहली कंडीशन है कि MUX अपॉन PX यदि बड़ा है, ठीक है, MUY अपॉन PY से, तो उपभोक्ता कैसे संतुलन की स्थिति में होगा। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि MUX अपॉन PX यानी कि X वस्तु की के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो जो है P वस्तु यानी Y वस्तु की से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन में होने के लिए उपभोक्ता को क्या करना होगा, जो MUX वाली यानी जो X वस्तु है उसके उपभोग को और बढ़ाना होगा। वो क्यों बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी नियम बताया था घटती सीमांत उपयोगिता का, तो जैसे जैसे वे इसके उपभोग को बढ़ाएगा तो इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह घटती जाएगी, और घटती जाएगी तो एक बिंदु ऐसा आएगा जो उसको Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर कर देगा। तो इस तरीके से वह क्या होगा, उपभोक्ता जो है वह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही एक इसकी विपरीत स्थिति है, मान लीजिए वह एग्जाम में देता है आपको MUX अपॉन PX छोटा है MUY अपॉन PY से। तो ये बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है कि जब X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से कम है तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कैसे होगा। तो जैसे इसमें उपभोक्ता द्वारा X वस्तु के उपभोग में वृद्धि की गई थी, यानी उसका उपभोग को बढ़ाया गया था, तो ऐसे ही अब क्या करेगा वह उपभोक्ता ऐसी इस सेकंड वाली स्थिति में Y वस्तु के उपभोग को बढ़ा देगा, जिससे कि वो उसकी सीमांत जो उपयोगिता है वह घटती जाएगी और एक बिंदु पर आकर के X वस्तु यानी कि जो X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो उपभोक्ता है वह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी स्थिति, जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करे। तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि रेखा चित्र के द्वारा भी, क्योंकि जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करे तो वह संतुलन की स्थिति में कैसे होगा, तो उसको अभी ग्राफ और एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पहले कॉलम में हमने वस्तुओं की इकाइयाँ यानी कि यूनिट्स दिखाई हैं। इसमें MUX, MUY, MUX अपॉन PX और
वाई अपॉन पी वाई को दर्शाया गया है। अब आप कह रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो एम यू एक्स है वही एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है, और जो एम यू वाई है वही एम यू वाई अपॉन पी वाई है। तो ऐसा क्यों है? तो वो ऐसा इसलिए है कि जो वस्तु है, यानी कि वस्तु की जो कीमत है उसे हमने क्या मान लिया है, एक मान लिया है। तो इसलिए हमारा एम यू एक्स जो है वही हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स आया है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हमारा एम यू एक्स कितना है 20, के रूल क्या है हमारा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स होता है। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम 20 रखें, और हमने प्राइस जो माना है वस्तु का वो सभी का 1 रुपया मान लिया है। तो हमारा कितना आएगा, एम यू एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा 20। तो ऐसे ही हमने सभी को सॉल्व किया, तो 14 का 14, 12 का 12, इस तरीके से एम यू एक्स जितना है वही हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो गया, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसके रेखा चित्र में कैसे बनाएंगे। तो दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु को हमने इस साइड दर्शाया है, यानी लेफ्ट साइड, और एक वस्तु यानी पी वाई जो वस्तु है उसको हमने राइट साइड पे दर्शाया है। ये हमारी जो कॉलम है इसमें 1 2 3 4 5 ये राइट साइड की उपभोग है, यानी कि यूनिट्स हैं, और जो 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये वाई साइड की यूनिट्स हैं। तो अब पहली इकाई पर कितनी एम यू एक्स अपॉन एक्स कितना है, तो ये हमारा पहली पर है 20। तो यहाँ हमने पहली पर 20 को चिन्हित किया। उसके बाद हमारा दूसरे पर है 14, तो दूसरे पॉइंट्स पर ये 15 से थोड़ा नीचे यहाँ, ठीक है, ये 15 से थोड़ा नीचे, तो ये हमारा 14 हो गया। और तीसरे नंबर पे हमारा 12 आ गया, और चौथे पे हमारा 7 थोड़ा सा नीचे, यानी 6 से थोड़ा ऊपर ये आएगा। ठीक है, और फिर 5वें नंबर पे हमारा है 5, यानी 5वें पे 5। तो अब हम देखेंगे अपनी वाई वस्तु पर। तो पहली यूनिट पर हमारी है कितनी 16, यानी कि ये 16 बिंदु। सेकंड पे हमारा 12, और थर्ड पे हमारा 9 ये आ गया, फोर्थ पे 6 ये आ गया, और फिफ्थ यूनिट पे क्या है हमारा 5th यानी 5। तो ये जो 5 वो इकाई पर जो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स है वो भी 5 है, यानी कि 5 है, और एम यू एक्स अपॉन पी वाई एम यू वाई अपॉन पी वाई भी कितना है 5 है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के उपभोग करते हुए भी संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये बिंदु कौन सा है, उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु। तो ये था हमारी दूसरी स्थिति, जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करे तो वह किस तरह संतुलन की स्थिति में होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन क्या होता है, और उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता की अप्रोचेस कौन सी हैं, और उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, जैसे कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और घटती सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।